नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही आपके लिए हम मौसम का अपडेट और हाजिर बाजार की मंडियों का भी अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवा दें। धर्मेश भाटिया है हमारे साथ एमिरेट्स एनवीडी से, किशोर नागने हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आगे हमारे साथ स्काईमेट के साइंटिस्ट महेश पलावत होंगे, जिनसे हम मौसम का हाल जानेंगे। चलिए लेकिन फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर बेहद सीमित दायरे में कारोबार है। हालांकि कल मुनाफा वसूली दिखी थी। आज 60,400 के आसपास एमसीएक्स पर सोना कारोबार कर रहा है। $2,000 के नीचे अब कॉमेक्स पर सोना आ चुका है। चांदी की बात करें तो 72,650 रुपए के पास एमसीएक्स पर चांदी है, कॉमेक्स पर $24 के नीचे। कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड दायरे में है $75 के आसपास। चीन में रिफाइनरी जो फ्लो है वो उसमें तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रियल नंबर्स हैं वो काफी वीक दिख रहे हैं। इससे यहां पर दोनों तरफ की चाल क्रूड में दिख रही है और एक दायरे में ही कारोबार यहां पर देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस आज कमजोरी दिख रही है, $194 के आसपास एमसीएक्स पर और $2.35 के आसपास नाइमेक्स पर नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। कॉपर हफ्ते भर में 4% से ज्यादा की गिरावट अब तक आ चुकी है। $715 के नीचे कॉपर ट्रेड कर रहा है। जिंक, लेड, एल्युमिनियम, हालांकि एल्युमिनियम में आज हल्की रिकवरी है, लेकिन जिंक और लेड पर आज भी दबाव है। एग्री मार्केट की बात करें तो हल्दी में लगातार तेजी है। महीने भर में 20% की मजबूती के बाद आज भाव 8,650 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। जीरा 46,000 रुपए के ऊपर 1% तक की तेजी वहां पर दिख रही है, लेकिन धनिया आज भी दायरे में है 6,800 रुपए के आसपास। ग्वार सीड और ग्वारगम में भी दायरे में ही कारोबार हो रहा है। 11,500 ग्वारगम और ग्वार सीड 5,700 रुपए के नीचे। इसबगोल की बात करें तो यहां पर हल्की तेजी है, 24,200 रुपए के ऊपर एनसीडीएक्स पर इसबगोल का वायदा ट्रेड कर रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। हालांकि डेट सीलिंग पर लगातार डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच में लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी उसको लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। इस बीच डॉलर में लगातार मजबूती है, 102 के ऊपर बना हुआ है। बॉन्ड की अगर बात करी हुई इसका 10 ईयर बॉन्ड वो भी 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है, 3.5% के ऊपर चला गया है। गोल्ड और सिल्वर को लेकर कौन से ऐसे ट्रिगर चाहिए किशोर सर, आपको लग रहा है जो यहां से ड्राइव कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर को, और जो ट्रेडर हैं उनके लिए क्या सलाह है? गुड मॉर्निंग। आई थिंक यहाँ पे जो इशू है, जैसा आपने बताया कि डेट सीलिंग को लेकर थोड़ा सा नर्वस है मार्केट्स, और उसके वजह से जो रिस्क ऑफ सिनेरियो दिख रहा है, रिस्क ऑफ की वजह से जो है हल्का सा डॉलर में मजबूती दिख रहा है, और जो उसी के कारण मतलब गोल्ड में थोड़ा सा हल्का सा वीकनेस दिख रहा है। सो प्रॉब्ली 1970 1960 तक आपको डाउनसाइड देख सकते हैं, बट बहुत बड़ा डाउनसाइड के लिए अभी भी जो असमंजसता है वो इतना इतना बड़ा ट्रिगर नहीं होगा। सेकंड थिंग ये है कि अगर रेट हाइक्स का अगर जो हॉकिशनेस है अगेन वो एक जो 2023 में एंड में एक रेट कट का जो मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं फेड ने मतलब उसको अंडर प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, और फेड ने एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि 23 में एक रेट कट होगा नहीं है। उसका भी गोल्ड पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है। तो फिलहाल के लिए आई थिंक इसमें वीकनेस ही चलना चाहिए। 60,550 के आसपास तो इसमें मैं बिकवाली का राय दूंगा। डाउन साइड में आप 60,000 के आसपास का टारगेट पकड़ के चल सकते हैं, और 60,800 के आसपास का इंट्राडे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। यानी आपको बेचने की सलाह यहां पर दी जा रही है, लेकिन डाउन साइड बहुत ज्यादा यहां से नहीं दिख रहा है। रेंज का मार्केट है तो उस रेंज में आपको प्ले करना है। 60,550 रुपए में बेचे, 60,000 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस जो प्लेस करना है वो है 60,800 का। धर्मेश जी, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर में आज? काफी सहमत हूँ किशोर से। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा दबान और बढ़ सकता है। प्राइस ऑलमोस्ट अगर आप देखिए कल के सत्र में 2000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था सोने का, वो ब्रीच करते हुए देखा और क्लोजिंग भी देते हुए देखा है। सेम चांदी की तरफ देखें तो चांदी ने भी $24 का जो स्तर है वो ब्रेक करते हुए देखा है और क्लोज होते हुए। तो ये एक काफी अच्छा लेवल था जो मार्केट ने ब्रेक किया है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो मंदी है वो जारी रह सकती है। प्राइस अगर आप चांदी की बात करें तो चांदी में मुझे लगता है कि 60,000 के नीचे एक बार
लुढ़क सकता है और एटलीस्ट 300-400 रुपए की मुनाफा वसूली आपको और देखने मिल सकती है सोने में। और एक चांदी की बात, तो मैं चांदी में ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, ज्यादा गिरावट देखने मिल सकता है। अगर आप सारे बेस मेटल देखें तो बेस मेटल ज्यादा गिरा हुआ है कंपैरेटिवली चांदी की तरफ से, तो चांदी में भी गिरावट आने की गुंजाइश काफी हाई है। तो मैं चांदी की तरफ भी बेट करूंगा बिकवाली की, और एटलीस्ट ऐसे 400-500 रुपया और लुढ़क सकता है प्राइस। तो दोनों में सेल की सलाह रहेगी मेरी। दोनों में सेल करने की सलाह धर्मेश जी की, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके लिए। आज दोनों ही कॉल में बिकवाली की सलाह धर्मेश जी की तरफ से भी आ रही है। और गोल्ड आपको बेचना है 60,390 रुपए में, स्टॉप लॉस लगाना है 60,799 का, 59,900 का टारगेट है। चांदी बेचने की सलाह 72,500 के लेवल में, 72,990 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट है 71,700 रुपए का। वंदना जी, आप भी सहमत है दोनों एक्सपर्ट से? आपको भी लग रहा है यहां पर बेचकर ही आज जाना चाहिए गोल्ड सिल्वर को? जी विश्वमोहन जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब तक ये टसल रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच और सॉल्यूशन नहीं आता है, डॉलर इंडेक्स में एक जो सेफ हेवन बाइंग है वो बनी रहेगी। 103 का लेवल जो है वो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में वेरी सून। तो इसका एक इम्पैक्ट जो है वो बुलियन काउंटर पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गोल्ड में 60,500 के करीब सेलिंग करनी चाहिए। 60,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 60,750 का हम यहाँ पे लगा चल सकते हैं। जिस तरीके से $2,000 का एक जो लेवल है टूटा है, साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे कॉमिक्स में, वैसे ही मुझे लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि 60,000 का स्तर भी यहाँ पे टूटता हुआ दिखे। लेकिन सिल्वर में यहाँ पे फॉल मुझे लग रहा है कि डीपर हो सकता है, क्योंकि बेस मेटल में भी फॉल है। मैं एग्री करती हूँ यहाँ पे धर्मेश से। 72,600 के लेवल पे यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 72,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 72,900 का। ये कॉल है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चांदी को लेकर क्या लग रहा है किशोर जी? आपको भी लग रहा है कि यहां पर गिरावट और बढ़ सकती है, और कोई संभावना ऐसी भी दिख रही है कि 70,000 के नीचे भी चांदी आ सकती है? 2-3 दर्शक ऐसे हैं जो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि 70,000 की कितनी संभावना बन रही है। वर्क का विश्वमोहन, जब भी वॉलेटिलिटी देखते हैं कि 7-8% का वॉलेटिलिटी कभी भी आ सकता है। सो एक लेवल कि 70,000 के नीचे आएगा कि नहीं आएगा ये तो बताना मुश्किल होगा, बट मतलब ये तो एक दिन का ही खेल है। आपको अगर 5-6% सिल्वर का कभी भी मूव आ सकता है। सो वीकनेस तो है, उसमें कोई ज़्यादा दो राय नहीं है, बट आपका जो मैं मतलब समझता हूँ कि बहुत बड़ा वीकनेस है कि नहीं है, मतलब 10-15% यहाँ से गिरेगा कि नहीं है, शायद मैं उतना गिरावट अभी फिलहाल के लिए कोई ट्रिगर नहीं है। सो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 72,000 के आसपास तो गिरावट देख सकते हैं। सो इवन एट करंट लेवल्स या थोड़ा सा ऊपर आता है 73,000 के आसपास, इसमें बिकवाली करके चलना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 73,400, बिकॉज स्टिल अगर इसका कुछ मीनिंगफुल रेजोल्यूशन मिलता है देन गोल्ड सिल्वर में एक रैली मिल सकता है। तो मेरे को उस रैली से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। तो अगर जो भी यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना चाहिए। डाउन साइड में 72,300 के आसपास का टारगेट्स हो सकता है। मिला के अभी बिकवाली का ही माहौल दिख रहा है, लेकिन कितनी गिरावट आएगी? चांदी तो इतना वॉलेटाइल है कि आप बोल नहीं सकते कि कितनी गिरावट आएगी। तो 70,000 भी यह असंभव नहीं है, कभी भी आ सकता है। इंट्राडे में कभी भी आपको 70,000 के लेवल भी दिख सकते हैं। लेकिन आज जो ये कॉल है, अगर आज के लिए आपको प्ले करना है तो 70,000 के हिसाब से मत कीजिए। 73,000 के लेवल पे आप बेचे 72,300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 73,400 का लगा ले। हालांकि वो जो दर्शक है उन्होंने 70 ऊपर के लेवल पे उन्होंने ये सेल कर रखा है, तो उनको उम्मीद लग रही है कि कहीं अगर 70,000 आएगा तो रुकना चाहिए या नहीं, इस वजह से वो सवाल पूछ रहे थे। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल को लेकर काफ़ी मिक्स्ड डेटा आ रहे हैं। चीन के जो नंबर्स आ रहे, इंडस्ट्रियल आउटपुट के जो नंबर थे या रिटेल सेल्स के जो नंबर थे, वो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर थे। लेकिन रिफाइनरी के जो थ्रूपुट हैं, एक्टिविटी वहाँ पर बढ़ रही है रिफाइनरी की, और रोज़ाना डिमांड भी मई के महीने में अप्रैल से बेहतर दिख रहे हैं। अब अप्रैल में हालांकि रिकॉर्ड क्रूड का इंपोर्ट हुआ था, लेकिन अप्रैल में थोड़ी सुस्ती हुई थी, लेकिन मई के जो नंबर अब आ रहे हैं वो बेहतर दिख रहे हैं। क्या लग रहा है धर्मेश जी आपको, कच्चे तेल की चाल किस तरह की रहेगी? एक डिसाइसिव मूव नहीं दिख रहा है, एक रेंज में फंसता दिख रहा है, किस तरह का ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चा तेल कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है $70 के लेवल, इवन दो के सारे कमोडिटी मार्केट नीचे आ चुके हैं। आप बुलियन देखिए, बेस मेटल देखिए, बट एनर्जी बैग में कच्चा तेल है जो कंटिन्यूसली 70 होल्ड कर रहा है। इवन दो डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 100 से 102 हो चुका है, पर स्टिल मार्केट में आपको देखिए स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। मैं काफी बुलिश हूँ, मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ से तेजी आने की संभावना काफी हाई है। दो कारण है, सबसे मेजर कारण अगर आप देखिए तो जून जुलाई का जो महीना है वो हरिकेन सीजन है, वहां पे ऑफशोर ड्रिलिंग कम हो जाएगी। और अगर दूसरा कारण
जो मुझे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक गैम्बलिंग या एक स्पेकुलेटिंग चल रहा है कि फिर से अगर मार्केट नीचे आता है तो ये ओपेक अपनी प्रोडक्शन फिर से कम करेंगे और प्राइस को स्टैग्नेंट कर देंगे ऊपरी स्तरों पर। तो 72 से $75 के लेवल्स जो प्राइस में काफी स्टैग्नेंट है, यहाँ से $3 से $4 की तेजी आपको देखने मिल सकती है। और अगर आप डाउन साइड रिस्क देखें तो मार्केट अगर आप देखें तो प्राइस $65-66 के नीचे जा ही नहीं पा रहा। तो डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मैं 5,700 के स्टॉप लॉस से आपको बाय करने की सलाह दूंगा 6,100 से 6,300 के टारगेट के लिए। यानी खरीदारी की सलाह 5,800 के लेवल पे खरीदे 6,100 के टारगेट के लिए। वंदना जी, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल में आज? विश्वमोहन जी, एपीआई की इन्वेंट्री थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने बिल्डअप दिखाया है, तो एक प्रेशर मुझे लगता है कि बन सकता है यहाँ पे 58.35 के करीब। यहाँ पे मैं सेलिंग की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है 57.70 बहुत ज्यादा बेयरिश मैं भी नहीं हूँ, एक लेवल आ सकता है। 58.60 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा कच्चे तेल में। किशोर सर, आप सहमत है? आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल किस तरह की रहेगी? और ऑप्शन में भी कोई ट्रेड हो तो बता दीजिए, हालांकि आज एक्सपायरी है, अगले कॉन्ट्रैक्ट का बताइए तो बेहतर होगा। अब विश्वमोहन, यहाँ पे अभी भी मार्केट में बहुत क्रूड है, सो सप्लाई इज लिबरली अवेलेबल। सेकंड, आपको जो चाइनीज डिमांड जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं है, बट थोड़ा सा ब्राइट स्पॉट्स है। थोड़ा सा यूएस रिटेल सेल्स नंबर्स बेटर आया है। आईईए ने ग्लोबल डिमांड आउटलुक को रिवाइज किया है, अपसाइड रिवीजन किया है, तो स्ट्रॉन्ग डिमांड एक्सपेक्टेड है। वो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल है। शॉर्ट टर्म में एक्सेस ऑयल सप्लाई मार्केट में है तो वीकनेस जारी रहना चाहिए। बट अगेन गिवन सेड दैट कि बहुत बड़ा डाउन साइड नहीं है, यहाँ पे भी एक रेंज बाउंड मार्केट है। प्रॉबेबली डाउन साइड में धर्मेश खरीदने का कोशिश कर रहा है, ऊपर में आई थिंक यहाँ पे बिकवाली भी कर सकता है। तो मैं इंट्राडे के लिए शायद इसमें बिकवाली का राय दूंगा 58-80 के आसपास। डाउन साइड बहुत ज़्यादा नहीं, 57-70 का डाउन साइड है, वो टारगेट्स हो सकता है। या 5800 का पुट ऑप्शन जो है वो आज का जो एक्सपायरी है वो एक्चुअली बहुत ही सस्ता मिलता है। 5800 का पुट ऑप्शन आपको 20 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो रिस्क बहुत ही कम रिस्क है। 20 रुपए में एक्चुअली 10 रुपए के स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं एंड 40-50 रुपए के अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज एक्सपायरी है, आपके पास अभी भी 10-12 घंटे का ट्रेडिंग बचा हुआ है। तो हालांकि आज का कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी 38 रुपए पे आ गए 5,800 के स्ट्राइक वाली पुट की, क्योंकि बाजार अब गिर रहा है, 0.25% तक की गिरावट आ चुकी है। तो आप भी खरीदे या वेट करें इसको 20 तक? नहीं, खरीदारी कर अभी भी खरीद सकते हैं। आई थिंक 40-50 रुपए के ऊपर तो ये पहुंच ही जाएगा। मतलब यहाँ से भी 10-12 रुपए भी करंट लेवल पे भी खरीदे, 37 रुपए 90 पैसे दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 10-15 रुपए की गुंजाइश अभी भी यहाँ पर बन रही है। आप तीनों मेहमान अभी बने रहिए, बेस मेटल्स और बाकी एग्री कमोडिटी पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन मानसून पर बात करने के लिए, मानसून की चाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काईमेट से महेश पलावत साहब है। सर, स्वागत है आपका। सर, आईएमडी का भी बयान आ चुका है और आप लोगों के भी बयान आ चुके हैं कि मानसून में देरी होगी। आईएमडी ने कहा है कि 4 जून को मानसून की एंट्री होगी केरल में और 7 जून को आप लोगों का अनुमान है। इतनी देरी की उम्मीद आप लोगों को क्यों लग रही है? क्या वजह है कि मानसून इतनी देरी से केरल में एंट्री होगी? देखिए विश्वमोहन, इस समय दो जो फैक्टर हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो अरब सागर में है, परसिस्ट कर रहा है। तो जब तक एंटी साइक्लोन रहेगा तब तक जो मानसून करंट है वो जो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो है वो सेट नहीं हो पाएगा। और दूसरा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक काफी ज्यादा शक्तिशाली तूफान, समुद्री तूफान हिंद महासागर में बना हुआ है, फेबिन। तो ये भी कम से कम 5 या 6 दिन तक जारी रहेगा, धीरे धीरे डिजनरेट होगा। हालांकि ये किसी भी बड़े देश को प्रभावित नहीं करेगा, समुद्र में ही डिजनरेट हो जाएगा, लेकिन ये भी मानसून करंट को रोक के रखेगा। तो जो आईटीसीजेड जब नॉर्थ की तरफ चलना शुरू होती है उसमें थोड़ी सी डिले होगी। इसीलिए हमें लग रहा है, मौसम विभाग को भी लग रहा है और हमें भी लग रहा है कि मानसून जो केरल पे जो टच करेगा वो हो सकता है कि कुछ देरी हो जाए। जी, आपने सही कहा, एंटी साइक्लोन की स्थिति बन रही है, फेबिन तूफान की स्थिति है, लेकिन अगर 7 जून तक अगर मानसून की केरल में एंट्री होगी तो देश के बाकी हिस्सों में भी और देरी से मानसून पहुंच सकता है। तो क्या लग रहा है उसके बाद सेकेंड हाफ में? आप लोग ये भी कह रहे हैं बहुत स्ट्रांग संभावना है कि अल नीनो आ जाएगा। तो क्या जो मानसून जो सामान्य मान रहे हैं मौसम विभाग और आप लोग भी सामान्य के आसपास ही मांग रहे हैं 94%, क्या उस अनुमान में और भी कमी आने की उम्मीद करें की आशंका लग रही है आपको?
तो उसका हमें कोई ज्यादा कमी आने की आशंका इसलिए नहीं लग रही, क्योंकि क्या होता है कि मानसून का ऑनसेट कभी जल्दी हो जाता है, कभी देर से होता है, लेकिन आगे जो प्रोग्रेस है उस पर डिपेंड करता है। जैसे 2019 में मानसून 8 जून को आया था, लेकिन उसके बावजूद बारिश काफी ज्यादा अच्छी हुई थी, और पिछली बार भी 29 को आया था, 29 मई को आ गया था। तो ये आगे पीछे होता रहता है, लेकिन आगे का प्रोग्रेस ठीक लग रहा है जून के महीने में। तो जून के महीने में ठीक ठाक बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ इलाकों में कमी देखने को मिले, लेकिन जो असर होगा अल नीनो का वो जुलाई एंड से ही शुरू होगा। हालांकि धीरे धीरे, क्योंकि ऑलरेडी अल नीनो सेट हो गया है और जो पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान बढ़ रहे हैं, तो भारत के मानसून पर असर तो होगा, लेकिन जून का महीना इतना ज्यादा प्रभावित होने की उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। जी, ने में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा और आगे मॉनसून की जो प्रोग्रेस होगी वो बेहतर होगी, ये महेश पलावत साहब का कहना। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और मॉनसून का एक अपडेट दिया, क्योंकि मॉनसून की एंट्री देरी से हो रही तो इस बात को लेकर भी चिंता थी कि क्या मॉनसून के आगे के प्रोग्रेस में तो देरी नहीं होगी, लेकिन इस बात को लेकर अभी कोई स्थिति साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे को लेकर अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने कल कहा था, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मई के आखिर में स्थिति और साफ होगी कि जून में कितनी बारिश हो सकती है, उसको लेकर नया अनुमान वो जारी करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेस मेटल्स की ओर फिर से रुख करते हैं। बेस मेटल्स में कल काफी गिरावट दिखी थी। हफ्ते भर में भी बात करें तो 4 से 7% तक अलग अलग मेटल टूट चुके हैं। कॉपर 710 पे आ चुका है। गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है, और गिरावट की आशंका दिख रही है? कॉपर में 700 के नीचे भी फिसल सकता है क्या? डेफिनेटली अगर आप देखिए प्राइस में जो प्रेशर है वो काफी हाई है, स्पेशली अगर आप ओवर द बास्केट देखिए, रिसेशन फियर की न्यूज आ रही है मार्केट में, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बेस मेटल काउंटर में चाइनीज के भी अगर आप देखिए तो वहां से भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी या बाइंग लेवल्स दिख नहीं रही है, वो भी अभी भी स्टैग्नेंट दिखा रहा है। न्यूज काफी आउटफ्लो है, वेग न्यूज आ रही है चाइना से कि वो बाई नहीं कर रहे, तो प्राइस में दबान काफी हाई है। और जो कॉपर की बात है तो कॉपर ने काफी एक अहम सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, ऑलमोस्ट 730 का जो कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये गिरावट जारी रह सकती है और आप शीघ्र ही प्राइस को 700 के नीचे भी एक बार देख सकते हैं, बट इमीडिएटली इसका टारगेट 705 का रहेगा। मैं छोटी अवधि के लिए और निवेशकों को रेकमेंड करूंगा, यहाँ पे आप स्पेक्युलेटिव बिकवाली करके चल सकते हैं 719 के स्टॉप लॉस से, बट अगर पोजिशनली जिससे बाय करना है तो मैं उन्हें वेट और वॉच की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट 700 के नीचे आएंगे, फिर आप एक्यूमुलेशन कर नहीं सकते। अन्ना जी, आप क्या बेचने की सलाह देंगे मेटल में? मुझे फॉल लग रहा है यहाँ पे विश्व मोहन जी। मैं कॉपर में भी मुझे लग रहा है कि एक बार 714 के करीब यहाँ पे सेलिंग करते हैं तो 708 तक का लेवल जो है वो इजीली आ सकता है। 717 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म जाए तो मुझे लग रहा है कि डेट सीलिंग का इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है। डॉलर इंडेक्स में बाइंग रहेगी यहाँ पे, तो एक बार 700 का स्तर टूट सकता है और मेजर जो सपोर्ट है वो 700 से 685 का रहेगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है। जिंक कभी भी यहाँ पे वीक लग रहा है। 225.5 एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 222 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 227 का। कॉपर 2 बेचने की सलाह वन्ना जी की तरफ से। किशोर सर, आप क्या बेचेंगे, कॉपर या जिंक? आई थिंक मैं कॉपर से थोड़ा अवॉइड करूंगा, बिकॉज एक्चुअली अगेन थोड़ा सा अंडरलाइंग फंडामेंटल्स काफ़ी टर्न अराउंड का सिग्नल दे रहे हैं, सो रेंज बाउंड हो सकता है तो एटलीस्ट अवॉइड करेंगे। बट जिंक आई थिंक बिकवाली के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। थोड़ा सा हायर लेवल पे 226-50 के आसपास इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 224 का टारगेट हो सकता है और 228 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आई थिंक बाकी बेस मेटल्स अगेन थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्टेड है। आज थोड़ा सा पुल बैक है, बट आई थिंक ऊपर में बिकवाली ही करना चाहिए। अब रुपए करेंसी मार्केट की चाल देख लेते हैं, उसके बाद एग्री मार्केट की बात करेंगे। आज 0.25% की गिरावट दिख रही है। 82 रुपए 40 पैसे पे डॉलर के मुकाबले रुपया आ गया है। हालांकि डॉलर इंडेक्स भी मजबूती दिखा रहा है। किशोर जी, क्या लग रहा है आपको, क्या ये रुपए की कमजोरी और गहराएगी? क्या 83 के आसपास फिर से जा सकता है क्या? पी डॉलर का आई थिंक जो अगर आप इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखेंगे, वन ऑफ द लोएस्ट कई सालों में जो है लोएस्ट लेवल पे हम देख रहे हैं। करीब करीब 4% के अभी नीचे है वॉलेटिलिटी, और फॉरवर्ड प्रीमियम भी 3% के नीचे आ गया। सो यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइट चल रहा है, बहुत बड़ा ट्रिगर्स नहीं है। मुझे लगता है कि समवेयर की ये डेट सीलिंग को लेकर मार्केट्स इतना टाइट हुआ
समवेयर अगर लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसका वॉलेटिलिटी बहुत ही बड़ा ट्रिगर हो सकता है। सो हालांकि तब तक इसमें जो एक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 82.10 और 82 आपका नीचे का स्तर पे, और ऊपर में 82.50 82.48 के आसपास है। बट आई थिंक अगर डेट सीलिंग का अगर क्लैरिटी आ जाता है, और मोस्ट पॉजिटिवली आई थिंक 99% मार्केट हालांकि नर्वस होगा, बट मुझे नहीं लगता है कि यूएस डेट का डिफॉल्ट होने देंगे। बट इन दैट केस एक अपसाइड रैली देखने के लिए मिल सकता है, ये प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ जून के आसपास। अपसाइड रैली दिखेगी फर्स्ट वीक ऑफ जून के आसपास। चलिए अब एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। एग्री मार्केट में आज हल्दी फिर से काफ़ी तेज़ी दिखा रही है। वंदना जी, क्या लग रहा है हल्दी को लेकर? 8600 रुपये के ऊपर जा चुका है हल्दी का जून वायदा। क्या यहाँ से और तेज़ी बनती है या मुनाफा घर ले जाएं, क्योंकि 20% की तेज़ी आ चुकी है महीने भर में? जी बिल्कुल सही कहा विश्वमोहन जी। 7000 से नीचे ये कमोडिटी थी, लगातार हम लोगों ने अपसाइड मूव देखा है। थोड़ा सा अपसाइड मुझे और लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 8600 पे बाय करे तो 8800 तक यहाँ पे इजीली आ सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 8500 का, लेकिन साथ में ये सलाह देना चाहूंगी कि 8800 के करीब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके घर जाना चाहिए, मुनाफा वसूलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार एक शार्प फॉल आ रहा है। सप्लाई साइड स्मूथ है, तो बहुत ज्यादा टिकना 9000 के लेवल पे बड़ा मुश्किल होगा टर्म ब्रेक के लिए। क्या करें? 46,700 वापस से तेजी लौट रही है 5,000 रुपए रिकॉर्ड से टूटने के बाद। कल कई सारे एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे कि अब खरीदारी का लेवल आ रहा है। क्या आप भी मानती है खरीदे? आज 2% ऊपर है अब। एक दिक्कत है बस यहाँ पे कि ये टर्की सीरिया में माल है विश्वमोहन जी, और उन्होंने अपना जो कोट्स है वो काफी कम रखा है। वहाँ के प्राइसेस बड़े कॉम्पिटिटिव है एज कम्पेयर इंडियन जीरा। तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड यहाँ से तो आएगा। जून कॉन्ट्रैक्ट में 46,250 के करीब बाइंग करिए, लिमिटेड यहाँ पे बाइंग रहेगी। मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड रहेगा कहीं ना कहीं 46,800 तक आएगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 45,900 का, और मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड तो हीरा में आएगा, लेकिन ये यहाँ पे लिमिटेड अपसाइड के साथ इस पर ट्रेड हो सकता है। वंदना जी, धनिया की बात कर लेते हैं। धनिया, कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जुलाई से वहां पर बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। तो क्या स्टॉकिस्ट ट्रेडर्स जो आपको देख रहे हैं, आप भी कई सारे मार्केट एक्सपर्ट से, ग्राउंड के लोगों से बात करती होंगी, क्या धनिया खरीदने का सही समय है क्या? जो आगे कल एक एक्सपर्ट्स कह रहे थे राजस्थान के कि 40 से 50% की तेजी भी आ सकती है 3 से 6 महीने में। आपको भी इस तरह की संभावना दिख रही है धनिया में? तो है यहाँ पे विश्वमोहन जी। एक तो ये है कि अब मॉनसून आएगा तो स्पाइसेस का जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, तो सीजनैलिटी जो है वो ड्राइव करेगी अपसाइड को। यहाँ पे मैं सलाह दूंगी कि ये लेवल्स बड़े अट्रैक्टिव है। 6700 से लेके 6600 का जो लेवल आता है वहां पे बाइंग करनी होगी। और जो फिजिकल में हमारे ट्रेडर्स या किसान भाई सुन रहे हैं, उनके लिए मैं ये सलाह दूंगी कि अगर 1.5 महीने का 2 महीने का भी टाइम पीरियड यहाँ पे है उनका होल्डिंग पीरियड, तो अपसाइड में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 76 और 7800 तक जाएंगे। तो 1200 रुपए तक का जो बढ़त है फिलहाल उतना मुझे आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे धनिया में। और एक कह सकते हैं कि एक रियलिस्टिक टारगेट लेके हम चले यहाँ पे तो बढ़िया रहेगा ट्रेडिंग करना। जवाब दीजिएगा वंदना जी, वक्त कम है अब। ग्वारसीड ग्वारगम काफी समय से एक दायरे में घूम रहा है। 11,500 ग्वारगम, ग्वारसीड 5,700। क्या करना चाहिए दोनों काउंटर में? मुझे ग्वारगम बढ़िया लग रहा है इन दोनों में से। 11,500 पे बाइंग की सलाह दूंगी, 11,680 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 11,400। आपका किशोर जी, आपका धर्मेश जी, आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाजार में घरेलू इक्विटी मार्केट में देखें तो यहाँ पर कमजोरी अब बढ़ती जा रही है। 18,200 के नीचे भी निफ्टी आ चुका है। बाकी वायदा बाजार में किस तरह का एक्शन है, ब्रॉडर मार्केट की चाल किस तरह की है, बताएंगे डिम्पी ब्रेक के बाद। नमस्कार।